हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर 2 मॉड्यूल 6 से डोमेस्टिक अप्लायंसेस से रिलेटेड एमसीक्यू और उसके सॉल्यूशन पर डिस्कस करेंगे। इस मॉड्यूल पे टोटल 17 क्वेश्चन है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस मॉड्यूल के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज़ यूज टू मेक हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग तत्व बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है सिल्वर, ऑप्शन बी कॉपर, ऑप्शन सी नाइक्रोम या ऑप्शन डी एल्यूमिनियम। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी नाइक्रोम। नाइक्रोम दो तत्वों से मिलकर बना हुआ एक मिश्रण है जिसमें निकल और क्रोमियम को मिक्स किया जाता है, यानी निकल और क्रोमियम से बना ये मिश्रण है जिसमें निकल 80% होता है और क्रोमियम 20% होता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी यानी नाइक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। इस इलेक्ट्रिक आयरन के भाग का नाम क्या है। यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक आयरन का एक पार्ट है, इस पार्ट का नाम बताना है। ऑप्शन ए है सोल प्लेट, ऑप्शन बी प्रेशर प्लेट, ऑप्शन सी माइका इंसुलेशन या ऑप्शन डी एस्बेस्टस से। तो ये जो भाग है ये है सोल प्लेट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सोल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरर मोटर इन माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में स्टीरर मोटर का कार्य क्या है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टीरर मोटर होते हैं माइक्रोवेव ओवन में, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, इसका यही कार्य है। ठीक है, तो हम ऑप्शन में देख लेंगे। तो ऑप्शन डी में राइट आंसर दिया हुआ है, रिवॉल्व्स एंड रिफ्लेक्ट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यू बैंड मार्क्ड एज एक्स इन गीज़र। गीज़र में यू बैंड का क्या उद्देश्य है जो एक्स के रूप से चिन्हित है। यहाँ एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में इस वाले भाग का जो कि यू बैंड टाइप का है, इस भाग का एक्स से इंडिकेट किया गया है। इस भाग का क्या पर्पस है जो कि यू बैंड जैसा दिख रहा है। ठीक है, एक्स इंडिकेट किया गया है, इसका क्या पर्पस है। ठीक है, ये मतलब कि क्या कार्य करता है ये यू बैंड जो है। ठीक है, तो ये जो यू बैंड है वो पानी की निकासी को रोकता है गीज़र में से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेंगे। ऑप्शन ए में दिया हुआ है प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, यानी पानी की निकासी को रोकता है। ये जो एक्स मार्क किया हुआ था यू बैंड शेप में, ये क्या करता है, ये पानी की निकासी को रोकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी प्रिवेंट्स ड्रेनिंग ऑफ वाटर, पानी की निकासी को रोकता है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which type of AC सिंगल फेज मोटर इज़ यूज्ड इन फूड मिक्सचर। खाद्य मिक्सर में किस प्रकार की AC सिंगल फेज यानी एकल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी स्प्लिट फेज मोटर या ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। तो फ्रेंड्स, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो AC सिंगल फेज मोटर कौन से प्रकार का है जो फूड मिक्सचर में यूज़ किया जाता है। तो फूड मिक्सचर में यानी खाद्य मिक्सचर में यूनिवर्सल मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये जो यूनिवर्सल मोटर होता है ये AC और DC दोनों सप्लाई पर ऑपरेट होते हैं, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल मोटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फूड मिक्सचर पे सिंगल फेज AC मोटर यानी ये जो यूनिवर्सल टाइप का मोटर होता है इसी का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द पोजीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए
कौन सा स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हीटर के इंटरनल कुछ एलिमेंट जो है हीटिंग एलिमेंट, और साथ ही साथ ये स्विच है, ये जो चीज़ दिख रहे हैं ये स्विच है, इसका कनेक्शन दिखाया गया है। इसमें ये बताना है कि किस स्थिति में, 4 स्थिति दिया हुआ है, पहला स्थिति, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों स्थिति में सबसे अधिक यानी मैक्सिमम आउटपुट यानी मैक्सिमम टेम्परेचर हमें किस स्थिति में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों स्थिति। ये जो हीटर है इसमें हॉट प्लेट के साथ दोहरी कॉइल वाला यहाँ आप देख सकते हैं, एक कॉइल यहाँ दूसरा है। ठीक है, दोहरी कॉइल वाला बंद प्रकार का हीटिंग एलिमेंट प्रयोग किया जाता है, यही है। ठीक है, हर एक सिचुएशन में देखेंगे, हर एक जो 4 स्थिति दिया हुआ है, चारों का अलग अलग ये कनेक्शन दिया हुआ है। ठीक है, उसमें बस स्विच का अलग अलग कनेक्शन है, बाकी यहाँ पर चीज़ें देखिए, दोनों हीटिंग एलिमेंट दोनों हर एक में 2-2 है। ठीक है, अब इसमें 4 स्थितियाँ दी गई है। यहाँ जो स्विच है, जैसे आप घरों पे फैन रेगुलेटर यूज़ करते हैं, रेगुलेटर में जैसे कि कभी ऑफ कंडीशन आता है, कभी मिनिमम आता है स्पीड, कभी मीडियम आता है और कभी एकदम फास्ट आता है। ठीक है, तो वो हम निर्भर करता है कि हमें किस प्रकार का स्पीड चाहिए होता है रेगुलेटर में। तो वैसे ही उसी रेगुलेटर जैसा ही यहाँ पर ये स्विच का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तापमान को पाने के लिए, कि एक कंडीशन आता है ऑफ कंडीशन, एक आता है हाई टेम्परेचर के लिए, एक आता है मीडियम टेम्परेचर के लिए और एक लो टेम्परेचर के लिए। ठीक है, तो वहीं 4 स्थिति यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, तो जब आप इसको गौर से देखेंगे तो यह फर्स्ट वाले स्थिति में देखेंगे कि यहाँ ये जो फर्स्ट वाला है एल है, पॉजिटिव दिखाया भी गया है, इधर का नेगेटिव है। ठीक है, ये जो लाइन है यहाँ से ये ब्रेक है, दैट मीन्स कि यहाँ पे पूरा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है पहली स्थिति में। ठीक है, यहाँ पहली स्थिति में यहाँ पे ब्रेक है, दैट मीन्स कि ये पहला जो स्थिति है वो ऑफ स्थिति का है। ठीक है, तो इसमें हमें मैक्सिमम हीट पाने का तो सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये ऑफ कंडीशन में है, तो ये पहला जो स्थिति है वो आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट दूसरे वाली स्थिति, तीसरे वाले और चौथे वाले। ठीक है, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मैक्सिमम तापमान या टेम्परेचर हमें किस स्थिति पे मिलेगी। दूसरे वाले में दूसरी स्थिति, ये जो दूसरा वाला मार्किंग किया हुआ है 2 नंबर पे, इस वाले पे आप देखेंगे तो इस वाले में ये जो दोनों हीटिंग एलिमेंट है, ठीक है, इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट किया गया है। ठीक, थर्ड वाले में क्या है, सिर्फ थर्ड वाले में यहाँ स्विच के अकॉर्डिंग, यहाँ स्विच में देखिएगा तब आपको समझ आ जाएगा। और इसमें क्या होता है, ये बड़े वाले जो है हीटिंग एलिमेंट सिर्फ उसको कनेक्ट किया गया है, और चौथे वाले में क्या है, दोनों को सीरीज में ले लिया गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे क्या होता है, जब दोनों को पैरेलली हम कनेक्ट कर लेंगे तो उसमें हमें हाई टेम्परेचर मिलता है। सिर्फ हम बड़े वाले तंतु को, हीटिंग एलिमेंट को लेंगे तब उसमें मीडियम हमको मिलेगा। ठीक है, और जब दोनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें लो टेम्परेचर मिलेगा। और पहला वाला तो मैंने बताया ही कि यहाँ देखिए ब्रेक है, तो इसका मतलब ये कि ऑफ स्थिति में है। तो आप इन चारों में जैसे मैंने डिस्क्राइब किया उससे आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति में सबसे ज़्यादा हमें टेम्परेचर मिलेगा और किस स्थिति में हमें मीडियम मिलेगा और किस स्थिति में लो मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस पोजीशन में हमें आउटपुट जो है मैक्सिमम मिलेगा। आउटपुट कहने का मतलब है अधिक टेम्परेचर। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये दूसरे नंबर स्थिति में हमको हाई मिलेगा। ठीक है, और वहीं सवाल में पूछा गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोजीशन बी यानी स्थिति 2। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। क्वेश्चन में भी यही चीज़ है कि हीटर के अधिकतम निर्गत के लिए कौन सा स्थान है, कौन सा पोजीशन, विच इज़ द पोजीशन फॉर मैक्सिमम आउटपुट ऑफ द हीटर। मैक्सिमम हमें टेम्परेचर कब मिलेगा, तो इस स्थिति में मिलेगा, ये 2 वाले पे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which formula is used to calculate the heat generated as per Joule law? जूल के नियम के अनुसार उत्पन्न गर्मी की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं जूल नियम वो सूत्र जिसमें
हीट जो प्रोड्यूस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये इसका फॉर्मूला होता है। आई जहाँ धारा है करंट एम्पियर में, आर जहाँ रेजिस्टेंस है ओम में, और टी जहाँ समय है सेकेंड में। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर्मूला किस ऑप्शन में है। यहाँ पर आप ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि ऑप्शन बी में इसका राइट आंसर है। ठीक है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, दैट मीन्स इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन अ इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 1000 वाट 240 वोल्ट वर्कड फॉर 5 मिनट्स। 1000 वाट 240 वोल्ट के विद्युत हीटर में उत्पन्न गर्मी की गणना करें। हीटर ने 5 मिनट के लिए काम किया है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि हीटर जो है 1000 वाट का है। ठीक है, 240 वोल्ट सप्लाई दिया जा रहा है इसमें। ठीक है, और 5 मिनट के लिए इसे चलाई गया है। तो इसमें जो हीट उत्पन्न होगी यानी H, उसका मान हमें निकालना है। फॉर्मूला क्या है होता है, अभी अभी जैसे डिस्कस किया, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, तो फॉर्मूला पे तो हम वैल्यू को पुट करेंगे, हमें हीट ही निकालना है। H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा वैल्यू गिवन है और कौन कौन सा वैल्यू हमें निकालना है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, तो यहाँ पे पावर दिया हुआ है। ठीक है, 1000 वाट है, वोल्टेज का मान दिया हुआ है और समय दिया हुआ है। लेकिन हमें इस H को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, करंट चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, समय चाहिए। तो समय तो दिया हुआ है 5 मिनट, लेकिन रेजिस्टेंस का मान तो नहीं है और करंट का भी मान नहीं है। तो हमें ये दो मान निकालने पड़ेंगे, फिर इस वाले फॉर्मूले पे पुट करेंगे और हमारा आंसर जो है फाइनली निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू V इंटू आई होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे रख के हम करंट का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि P भी दिया हुआ है 1000 वाट और V भी दिया हुआ है 240 वोल्ट, तो हम I निकाल सकते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं है। ओके, तो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P अपॉन V। ठीक है, P का मान कितना दिया हुआ है 1000, V का मान कितना दिया हुआ है 240। इस तरीके से करंट का मान कितना निकल जाएगा। अब जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4.166 इस तरीके से आएगा, 4.166 आएगा। तो हम मान लेते हैं 4.166 लेते हैं, इतना एम्पियर। ठीक है, अब इसको आप एक कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं इस तरीके से सीक्वेंस से, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है तो इसे मुझे इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने करंट निकाल लिया, आई का मान निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, आर का मान। तो जैसा कि हम जानते हैं कि P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन आर भी होता है एक फॉर्मूला। तो हमारे पास V का भी मान है, P का भी मान है, इस तरीके से हम R का भी मान निकाल सकते हैं, या फिर हम इस वाले ओम्स लॉ वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट भी है, वोल्टेज भी है। ठीक है, मान तो निकल गया ना, तो R का भी ऐसे इस तरीके से निकाल लेंगे। लेकिन चलो सारा फॉर्मूला यूज़ होना चाहिए, इस ऐसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन R, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P। तो V का मान कितना है 240 गुना 240 अपॉन P का मान 1000, 2 शून्य कटा, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मान लेते हैं ये 2 से कट गया 5 और ये 12, जिसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू होगा R का मान आएगा 57.6। ठीक है, 57.6 ओम वैल्यू आ जाएगा, 57.6 आर का मान। तो इस तरीके से आई का मान कितना निकला था 4.166 एम्पियर, और आर का मान कितना निकल गया, आर का निकला 57.6 यानी 57.6 ओम निकल गया। ठीक है, ये दो वैल्यू हमारे पास मिल गए, और चूंकि यही वैल्यू दो वैल्यू हमको निकालना था, दो का मान आई का भी निकल गया, आर का भी निकल गया, और हमारे पास समय तो दिया ही हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब हम जो जूल का नियम का फॉर्मूला है, ठीक है,
हीट जो उत्पन्न हो रहा है उसको कैलकुलेट करेंगे उस फॉर्मूले पर रख के। तो फॉर्मूला क्या है, H = I² RT। तो करंट का मान कितना निकला था, 4.166। इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू आर कितना आया 57.6। समय कितना है 5 मिनट। तो 5 मिनट में है, हमें इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, यानी 5 × 60, ठीक है। ये जो वैल्यू है इसको आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सभी वैल्यू को गुना करिए, पहले आई का जो है स्क्वायर निकालिए, फिर बाकी सब के साथ गुना करिए। तो गुना करने के बाद वैल्यू जो है वो निकलेगा, वैल्यू 29990.008 निकलेगा, ठीक है, इतना वैल्यू निकलेगा। और ये वैल्यू किस में निकलेगा, तो जूल में निकलेगा, ठीक है, कितने में निकलेगा, जूल में निकलेगा। ये वैल्यू हो निकल गया। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने के बाद इतना वैल्यू आया। अब आई होप कि आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब क्या करना है कि जो वैल्यू हमारे पास आया वो जूल में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में आप देख रहे हैं ऑप्शन जो है किलो कैलोरी में है। जो आंसर आपको देना है वो किलो कैलोरी में देना है। तो जूल में निकला है तो हम उसको क्या करेंगे, किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक जूल बराबर कितना होता है, एक जूल बराबर 0.238 कैलोरी होता है, पर उसको हम इक्विवेलेंट मान लेते हैं 0.24 कैलोरी, ठीक है, इतना हमें मान लेते हैं। या फिर अगर हम कैलोरी में है, क्योंकि आंसर तो किलो कैलोरी में ना, फिर अगर हम कैलोरी में निकालेंगे, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हमको किलो कैलोरी में भी निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि आंसर ऑप्शन में किलो कैलोरी है। तो ये भी एक चीज़ है कि एक जूल अगर किलो कैलोरी में इसको कन्वर्ट करेंगे एक जूल को, तो एक जूल बराबर 0.00023 किलो कैलोरी होता है, ठीक है। कितना होता है एक जूल, हम डायरेक्ट किलो कैलोरी में ही निकालेंगे। एक जूल बराबर कितना होगा 0.00023 किलो कैलोरी, ठीक है। तो मैंने आंसर निकाला था, आंसर जो निकला वो जूल में है और हमें किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है। तो एक जूल बराबर इतना किलो कैलोरी होता है। तो जो हमारा वैल्यू निकला उतना जूल बराबर कितना किलो कैलोरी होगा। तो ये सिंपल, जितना ये किलो कैलोरी है उसको हम उसके साथ मल्टीपल कर देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। हालांकि हम जूल में कन्वर्ट करके फिर किलो कैलोरी में भी निकाल सकते हैं, तो इतना लंबा ना जाके हम डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वैल्यू निकला था H बराबर कितना निकला था 29904.008 जूल आया था, ठीक है। अब चूँकि मुझे इसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम इसको गुना कर देंगे 0.00023 से, ठीक है, क्योंकि एक जूल बराबर इतना किलो कैलोरी होता है, ठीक है। तो जितना हमारा वैल्यू निकला जूल उतना बराबर कितना होगा, तो 0.00023 से हम गुना कर देंगे। तो जैसे ही आप गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमारा वैल्यू जो होगा वो इस प्रकार आएगा 71.6770,579, ठीक है, इतना हमारे पास वैल्यू आएगा किलो कैलोरी में, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन में देख लेंगे कि 71.677, ये जो पॉइंट के बाद बहुत इतना सारा आ गया है, कैलकुलेट के बाद आप देख सकते हैं आंसर में हम देख लेंगे कि ये आंसर किस ऑप्शन में है, ठीक है, 71.677 इतना समझ लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए ऑप्शन ए में कितना है, ऑप्शन ए में है 70.5, ऑप्शन बी है 71.0, 71.6 है सी ऑप्शन में, और डी ऑप्शन में है 72.1 है। तो जैसे मैंने अभी आंसर किया था यानी कैलकुलेट किया था तो कितना आया था 71.6770579 आया था, ठीक है, किलो कैलोरी में। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 3 डिजिट, क्योंकि
पॉइंट के बाद एक ही डिजिट सब में है तो हम एक ही लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये वैल्यू किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप कि ये कैलकुलेशन, ये जो सवाल था आपको समझ आ गया होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ग्रुप्स एट वेरियस प्लेसेस इन अ हीटर बेस प्लेट? हीटर बेस प्लेट में विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा खांचे का क्या उद्देश्य है? हीटर बेस प्लेट में अलग अलग स्थान पर ग्रुप्स बने होते हैं, उस ग्रुप्स का क्या उद्देश्य है, क्या काम होता है? ठीक है, तो उस ग्रुप का काम होता है हीटिंग एलिमेंट को रिटेन करना। ठीक है, यानी कि हीटिंग एलिमेंट को रिटेन करना। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है राइट आंसर ऑप्शन बी में है, यानी रिटेन द हीटिंग एलिमेंट फर्मली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सोल प्लेट इन इलेक्ट्रिक केटल? विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? सोल प्लेट जो होते हैं इलेक्ट्रिक केटल में, उसका क्या कार्य है? तो ये जो सोल प्लेट होते हैं, ठीक है, ये एलिमेंट्स को कंटेनर से कांटेक्ट बनाए रखता है, यानी एलिमेंट को कंटेनर के साथ संपर्क में बनाए रखता है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। सोल प्लेट का क्या काम है? तो ये अवयव को कंटेनर के निकट संपर्क में बनाए रखता है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीप द एलिमेंट इन क्लोज कॉन्टेक्ट विथ कंटेनर। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज यूज्ड इन माइक्रोवेव ओवन? माइक्रोवेव ओवन में प्रयुक्त मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट वोल्टेज क्या है? माइक्रोवेव ओवन में जो मैग्नेट्रॉन ट्यूब फिलामेंट है, तो उसका वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट AC। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में है 3.2 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉल्ट इन ए फूड मिक्सचर इफ इट रन्स इंटरमिटेंटली? रुक रुक कर चलने पर फूड मिक्सचर पे क्या खराबी है? फूड मिक्सचर है, अगर वो रुक रुक के चल रही है तो इसका क्या कारण हो सकता है? फर्स्ट ऑप्शन, वॉर्न आउट ब्रशेस, फटा हुआ ब्रश है, आर्मेचर कॉयल ओपन्स, आर्मेचर कुंडली खुली है, डिफेक्टिव कम्यूटेटर, दोषपूर्ण कम्यूटेटर है, या फील्ड वाइंडिंग पार्शियली शॉर्ट, क्षेत्र कुंडली जो है वो आंशिक रूप से शॉर्ट सर्किट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फटा हुआ ब्रश होने के कारण हो सकता है कि ये रुक रुक के चल रही हो। ठीक है, इसमें ये खराबी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉर्न आउट ब्रशेस यानी फटा हुआ ब्रश। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफेक्ट इन अ सिंगल फेज पंप मोटर इफ इट रन्स विथ स्लो स्पीड? एकल कला पंप मोटर में दोष क्या है यदि यह धीमी गति से चलता है? कोई घरों पे जैसे हम इस्तेमाल करते हैं सिंगल फेज पंप मोटर, अगर वो स्लो में चल रही है, स्लो चल रही है, तो इसका क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है डिफेक्टिव कैपेसिटर, दोषपूर्ण संधारित्र, ओपन सर्किट वाइंडिंग या खुली वाइंडिंग है, या शॉर्ट इन स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है, या शॉर्ट इन रनिंग वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हो सकता है इसका जो कैपेसिटर है वो डिफेक्टिव हो गया, वो काम नहीं कर रहा है, तो इसके कारण मोटर जो है वो स्लो चल रही है। ठीक है, तुरंत इसके रेमेडी करना चाहिए कि कैपेसिटर बदल देनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन AC सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेस? उपकरणों के लिए AC आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या होता है या क्या है?
इसमें बताना है कि जैसे एसी सप्लाई दिया जा रहा है अप्लायंसेस में, ठीक है, तो एसी सप्लाई में दिया जा रहा है, उसमें जो न्यूट्रल कंडक्टर होता है या न्यूट्रल कनेक्शन होता है उसका क्या पर्पस है, क्या कार्य करता है। तो ये इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, बहुत कोई इसमें कन्फ्यूज़न होता है कि न्यूट्रल वायर क्या करता है, न्यूट्रल कनेक्शन क्या करता है। तो जैसे कि घरों पे हम जितने भी अप्लायंसेस यूज़ करते हैं, चाहे फ़ैन हो या और भी कई सारे, या आप देख सकते हैं कि फ़ैन में, बल्ब में, हर जगह आप क्या करते हैं कि उसमें दो तार इस्तेमाल करते हैं, एक होता है फेस यानी लाइन और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो सवाल में यही पूछा गया कि ये न्यूट्रल का क्या कार्य है, ये क्या कार्य करता है। तो देखिए जैसे एक हमने बल्ब लगाया है, ठीक है, एक बल्ब यूज़ किया है, तो हमें जानते हैं कि इसमें हमें एक होल्डर में दो सिरे हैं, दो टर्मिनल, इसमें हमें एक देना है लाइन यानी फेस और दूसरे में देना है हमको न्यूट्रल, ठीक है, तभी ये काम करेगा। अप्लायंसेस में भी यही फंडा है कि हमें इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों देना पड़ता है, ठीक। तो इसमें क्या होता है, करंट इधर से होते हुए यानी लाइन से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है, लोड तक पहुँचती है, बल्ब तक पहुँच गई, ठीक है। अब क्या है कि ये जो करंट जा रही है ये वापस लोड से होते हुए आती है, ठीक है, जैसे यहाँ से आ रही है। ऐसा नहीं कि ये करंट वहाँ तक चली गई और वहीं पे ख़त्म हो गई, नहीं ख़त्म होती है, यहाँ से होते हुए वापस क्या होता है, न्यूट्रल जो वायर है या न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ से होते हुए वापस ये आती है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि करंट लाइन से होते हुए गई और वापस आई न्यूट्रल से होते हुए। तो इसका मतलब ये है कि इस करंट को वापस आने में ये पाथ प्रोवाइड करता है न्यूट्रल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ, यानी धारा वापसी पथ प्रदान करता है। तो आई होप क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी वापसी के लिए करंट को वापस आने में ये एक पाथ प्रोवाइड करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैग्नेट्रॉन ट्यूब इन ए माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब का क्या कार्य होता है। तो फ्रेंड्स ये माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो होता है इसका काम होता है ऑसिलेट करना और कुकिंग के लिए फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना, ठीक है, क्या करना, फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करना। तो हम ऑप्शन में देख लेंगे ऑप्शन में कहाँ है इसका राइट आंसर। तो जैसे कि आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी में इसका राइट आंसर आपको मिलेगा। जैसे मैंने बताया कि माइक्रोवेव ओवन में मैग्नेट्रॉन ट्यूब जो होता है वो ऑसिलेट करता है और कुकिंग के लिए फ्रीक्वेंसी जो है उसको प्रोड्यूस करता है, फ्रीक्वेंसी बनाता है। तो यानी क्या आंसर हो जाएगा, ऑसिलेट एंड प्रोड्यूस कुकिंग फ्रीक्वेंसी, दोलन और खाना पकाने की आवृत्ति का उत्पादन। तो मैग्नेट्रॉन ट्यूब का यही कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ मोटर इज यूज्ड इन द वेट ग्राइंडर। गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, या ऑप्शन डी जो है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर। गीले चक्की में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस मॉड्यूल का लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सर्किट। सर्किट का नाम क्या है। यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ये जो डायग्राम फिगर में है, तो इसमें बताना है कि ये कौन सा सर्किट है, इस सर्किट का नाम क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी सारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, ये जो सर्किट दिया हुआ है ये इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर का सर्किट है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी इलेक्ट्रॉनिक फैन रेगुलेटर, इलेक्ट्रिक पंखा का नियामक। राइट आंसर ऑप्शन ए। तो आई होप कि
इस मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और साथ ही अपने साथियों तक भी पहुंचाएं। और इसी के साथ हम समाप्त करते हैं यहीं पर, और अगले मॉड्यूल का अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से। और कोई डाउट्स हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।